हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। फिजिक्स विजार्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। इसका काफी कुछ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन एंड सर्कुलर मोशन। अब ये चैप्टर का नाम भी है और यहाँ पे टॉपिक भी है। एक्चुअली इसमें हम बात करेंगे कि मोशन इन अ प्लेन, इसमें हम बात करेंगे कि जब प्लेन में मोशन होगा तो उसके कोऑर्डिनेट वगैरह कैसे लिखे जाएंगे, उनको एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब आज हम इसमें देखेंगे। सर्कुलर मोशन, जब मोशन किसी भी सर्कुलर पाथ पे होता है तो क्या चेंजेस होते हैं, उसकी एक्सेलेरेशन कैसे होती है, क्या सब होता है, ये आज हम इसमें देखेंगे। एट लास्ट समरी, हम इनकी एक बार समरी कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है और इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। हालांकि समरी में प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सप्रेशन हम लिखवा देंगे आज, बट इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन में बेसिकली हम ये समझेंगे कि प्लेन में सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें मोशन जब होगा तो पैरामीटर्स कैसे लिखे जाएंगे। मतलब पैरामीटर्स इन द सेंस जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब को ही कैसे डिफाइन किया जाएगा या कैसे शो किया जाएगा, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो वही अपना डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर लेते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक हमारा ग्राफ है, और कोई पॉइंट यहां पे है, पी पॉइंट पे, कोई ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे है, इनको ऐसे मैच कर लेते हैं। तो इसके पोजीशन वेक्टर हम कैसे शो करेंगे? तो इसको हम हमेशा शो करते हैं आर से, ओरिजिन से एक लाइन मिलाएंगे और इसको आर से शो करेंगे। सपोज ये पॉइंट है एक्स और वाई, इनको हम अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं एक्स और वाई को दिखाने के लिए। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर, ये बुक में ऐसे डार्क में लिखा मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है, हमने पहले पढ़ा था वेक्टर, हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख देंगे वेक्टर लगा के ही। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। ये हम पढ़ चुके थे, आई और जे यहां पे क्या दिखाते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ पॉइंट पी का। अब समझिए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, इसको मूव करा दिया गया। यहां पे दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये पहले पी पॉइंट यहां पे था, सपोज पी पॉइंट यहां पे था, और अब ये मूव होके पी पॉइंट यहां चला गया है। इसको पी डैश कह देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स डैश और वाई डैश, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स और वाई। तो अब देखते हैं क्या चेंज होगा। तो पहले ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आर डिस्टेंस पे था, यहां पे आर डिस्टेंस पे था, और अब वो आर डैश डिस्टेंस पे पहुंच चुका है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम पी टू पी डैश। ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट का ये पार्ट हुआ। इसको अभी डेल आर लिख लेते हैं, अब समझेंगे। अब ट्राइंगल लॉ से हमने पढ़ा है कि डेल आर किसके इक्वल होना चाहिए, डेल आर इक्वल टू होना चाहिए आर डैश माइनस आर के, और ये तीनों वेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब डेल आर इक्वल्स टू आर डैश जो वेक्टर है, आर डैश को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहां से देखें तो आर डैश को लिख सकते हैं एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस आर। आर को कैसे लिख सकते हैं, लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे। अब जो भी कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे ये आई डायरेक्शन में ये है और ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
डेल्टा आर डैश इक्वल्स सॉरी डेल आर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स, और ये किस डायरेक्शन में, आई में, और जे में कौन कौन है, ये और ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस वाई डैश माइनस वाई जे डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा आर डैश है वो आया डेल आर इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। अब जो डेल आर है इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना इस फॉर्मेट में, डेल आर को भी तो हम लिख सकते हैं, डेल आर को हम लिख सकते हैं डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, यानी कि आई कैप में कितना मूवमेंट हुआ एक्स में और जे कैप में कितना हुआ। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां से क्या मिला हमको, यहां से हमको मिला कि डेल एक्स जो एक्स डायरेक्शन में, जो एक्स में चेंज हुआ आई डायरेक्शन में, मतलब वो कितना हुआ, डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स, और जो वाई में चेंज हुआ डेल वाई वो कितना हुआ, वाई डैश माइनस वाई। सिमिलरली वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डेल आर हुआ था तो इसको लिख सकते हैं डेल आर डिवाइड बाई डेल टी, कितने टाइम में हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो डेल आर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा ही था, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल टी। अब इसको हम और अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये बन गया वी एक्स आई कैप, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो वो कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू डेल आर बाई डेल टी और लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। तो ये तरीका हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने का। तो v क्या मिला हमको, डी आर बाई डी टी, ये वेक्टर क्वांटिटी है अभी भी डी आर बाई डी टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल वाई बाई डेल टी। डेल एक्स बाई डेल टी क्या था, ये आई कैप में और ये जे कैप में। तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा के, वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी, इसको और ओपनली कैसे लिख सकते हैं हम, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल टी जे कैप। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो यहां से क्या पता लगा, जो वी एक्स हमें मिला था वो क्या था, डी एक्स बाई डी टी, और जो वी वाई था वो क्या था, डी वाई बाई डी टी, वो क्या था, डी वाई बाई डी टी। तो अब अगर हमको ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं दो, वी एक्स और वी वाई, अब अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, v होगा, v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अगर हमको एंगल चाहिए कि कितने एंगल पे है ओरिजिन से, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, बेसिकली फोर्थ डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं हमेशा एंगल। तो वो कैसे निकलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है थीटा है वो है टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। अब ऐसे ही एक्सीलरेशन को भी देख लेते हैं, सिंपल है इनकी तरह ही है। एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी एक्स आई कैप
डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप अपॉन डेल टी। तो क्या बन गया, डेल वी एक्स बाई डेल टी आई कैप प्लस डेल वी बाई वी वाई डेल वी वाई बाई डेल टी। और इसको एक तरीके से कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, जैसे हमने वेलोसिटी में किया था सेम वैसे ही, डेल वी बाई डेल टी। तो इसको क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। और v क्या था, v क्या था, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। और यहां क्या लिख दें, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे। तो क्या बन गया, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो यहां से हमको पता चला कि मतलब मिला कि ए एक्स जो है, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट वो है डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई जो है वो है डी वी वाई बाई डी टी। तो ये हमने देखा कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे टू डायमेंशन में। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पार्टिकल के पोजीशन दी हुई है r इक्वल्स टू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। टी टाइम है, सेकंड में है, और आर मीटर में है। तो हमको जो निकालना है वो है सबसे पहले ए पॉइंट, वी टी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, और ए टी निकालनी है, एक्सीलरेशन भी निकालनी है। और दूसरा पॉइंट है कि वी टी निकालनी है एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1.0 सेकेंड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो अगर कोई बुक में देखना चाहे तो देख सकता है, बुक में क्वेश्चन मतलब एक बार देखना चाहिए, सॉल्यूशन तो करा ही देंगे। तो देखिए, देखते हैं इसको कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें हमको आर मिला हुआ है और सबसे पहले वी टी निकालना है। अभी हमने देखा था वी टी जो है वो कैसे आया था, वी टी आया था डी आर बाई डी टी, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही था, डी आर बाई डी टी। तो अगर हम ये बेसिक इसमें अप्लाई करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको, डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिख देंगे हम आर की वैल्यू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। तो इसको हम अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी 5.0 के कैप। अब अगर देखा जाए यहाँ पे एक टी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3.0 आई कैप। यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2t, तो यहाँ मिलेगा प्लस 2t इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो और एक 2 यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा ये 4.0 टी जे कैप। और इस इक्वेशन में t नहीं है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हमने पढ़ा था 0। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो जो कैलकुलस पे है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिली वी टी जो है वो मिली 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप। अब ए एक्सीलरेशन आप लोग कैलकुलेट करना। अब इसका एक बी पॉइंट देख लेते हैं, वी टी एट टी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे वी क्या होगा, तो टाइम की जगह 1 रख देंगे,
तो क्या मिलेगा हमको, v इक्वल्स टू, यहाँ पे तो t है नहीं तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 3.0 i कैप प्लस 4 में 1 रखेंगे तो 4 ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 4.0 j कैप। बट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25। तो वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी ही स्पीड पे चलानी होती है गाड़ी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म, मतलब जहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव करे ऐसे। अब यहाँ पे एक बात है देखने की, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट भी है तो डायरेक्शन बदल रही होगी। हमने पढ़ा था जब भी कोई चीज एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सपोज वो यहाँ पे है, तो अगर उसकी डायरेक्शन बतानी हो उसकी वेलोसिटी की, अगर कोई चीज ऐसे मूव करे इधर को, तो डायरेक्शन होगी हमेशा अलोंग द टेंजेंट, ये वाली। अगर वो यहाँ पे आया तो डायरेक्शन ये, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक एक्सीलरेशन भी होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी मतलब अलग अलग है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेरिएबल वेलोसिटी हमें मिल रही है, ये इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगी उसका मैग्नीट्यूड और जो एक्सीलरेशन हमें मिलेगी उसको फाइंड करते हैं, उस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है और वो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस है r, तो इसकी पहले पोजीशन है r, सेकंड पोजीशन है आफ्टर टाइम t r डैश। सपोज यहाँ जो वेलोसिटी थी उसको नाम दिया v और यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई v डैश, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पे ये होगी। अगर इसको थोड़ा सा पीछे को एक्सटेंड करें और इसको आगे को, तो ये ऐसे मिलेगी दोनों वेलोसिटी, ये और ये, तो ये यहाँ पे बना दिया है, ये v वेलोसिटी होगी और ये v डैश होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने वेक्टर में पढ़ा था, क्या होगा, डेल v क्या होगा, v डैश माइनस v, तो ये होगा इनका रिजल्टेंट। अब अगर ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में, अगर ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये जो एंगल बन रहा होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 माइनस थीटा, क्वाड्रिलेटर कौन सा, ये और ये वाला। अब अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 180 माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा। तो ये एंगल आ गया थीटा। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बना थीटा एंगल का, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये जो ट्रायंगल है ओ पी और क्यू। अब अगर हम ओ पी क्यू ट्रायंगल ओ पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी देखें, ए बी सी, तो दोनों में एक एंगल कॉमन है जो कि थीटा, दोनों में है। दूसरा, ये जो आर और आर डैश है ये पोजीशन वेक्टर है, बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो जो आर का है वही आर डैश का है। सिमिलरली वी और वी डैश का भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे इसके और इसके। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना था हमारे पास जिसका रिजल्टेंट था ये था यहाँ आर वेक्टर, यहाँ था आर डैश वेक्टर, और इसको मान लिया हमने डेल आर रिजल्टेंट। एक वेक्टर, एक ट्रायंगल था ये वी वेक्टर वी डैश वेक्टर, और ये है रिजल्टेंट डेल वी। ये रिजल्टेंट था जबकि आर्क ऐसी थी, कुछ आर्क ही थी।
अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी क्या थीटा, तो पहले एक्सीलरेशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए? एक्सीलरेशन होती है डेल वी चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल टी और लिमिट्स डेल टी टेंड्स टू जीरो। क्या होगा? डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल वी मतलब मैग्नीट्यूड में डेल वी बाई वी इक्वल्स टू डेल आर बाई आर। इसको आर लिख दिया है, मतलब ये जो आर है, ये जो मैग्नीट्यूड था हमने बताया था इक्वल है, ये कैपिटल आर के इक्वल मान लिया है रेडियस के, मतलब रेडियस तो सेम ही होगा ना, ये भी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां से डेल वी को लिख सकते हैं डेल वी, ये भी यहां पे मैग्नीट्यूड है, डेल वी मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी डेल आर बाई आर। अब अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो हमें एक्सीलरेशन क्या मिलेगी? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो वी डेल आर बाई आर इंटू डेल टी। तो इसमें से हम क्या करेंगे? v बाई आर बाहर ले लेंगे, a इक्वल्स टू वी बाई आर लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल आर डिवाइड बाई डेल टी। अब अगर डेल टी बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो है, तो ये आर्क बहुत छोटी बनी होगी, यानी कि ये जो आर्क है पी टू क्यू, ये जो पी टू क्यू है डिस्टेंस, वो सिमिलर टू डेल आर होगा। कब? जब थीटा, जब डेल टी बहुत ही कम हो, डेल टी वेरी स्मॉल, या कहिए टेंड्स टू जीरो। तो ऐसे केस में पी क्यू क्या आ जाएगा? पी क्यू तो हमें पता है क्या होता है, पी क्यू क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? वी, और टाइम क्या है? डेल टी। तो डेल आर आ गया, डेल आर आया यहां से, डेल आर अगर पी के इक्वल है, डेल आर आया वी डेल टी, वी डेल टी। तो डेल आर को लिख सकते हैं, डेल आर बाई डेल टी को लिख सकते हैं डेल टी इक्वल्स टू वी। तो डेल आर बाई डेल टी को लिख सकते, डेल आर बाई डेल टी, डेल आर बाई डेल टी को लिख सकते हैं वी, वी। अब डेल आर बाई डेल टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसको डिनोट भी करते हैं ए सी से। इससे करेंगे ए, और यहां पे छोटा सा लिखेंगे, यहां पे छोटा लिखेंगे सी। ये वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन क्या आया? एक्सीलरेशन क्या आया हमारा? ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अब हमें पता है v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। क्या होता है? ओमेगा आर, या कहिए v इक्वल्स टू ओमेगा कैपिटल आर फॉर अ सर्कल। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ए सी हुआ ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हुई वैल्यू एक्सीलरेशन की इन द टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समरी ये देख लेते हैं हमने आज के चैप्टर में क्या क्या कवर किया। मेन चीज एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट वेक्टर से ले लेते हैं। जब भी दो वेक्टर होंगे ए और बी, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा ये आर वेक्टर, तो वो लिखा जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई एंगल है इसका अपोजिट देख लेते हैं क्या मतलब रिजोल्यूशन। अगर कोई एक एंगल है ऐसे थीटा डिग्री बना रहा है और ये एंगल है सपोज ए और ये थीटा डिग्री बना रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? जिस लाइन के अलोंग थीटा, इसको यहां बना लेते हैं साफ साफ। सपोज ये एक एंगल है, सपोज ये एक वेक्टर है और ये थीटा डिग्री बना रहा है एक लाइन के साथ, तो इसके कंपोनेंट कैसे लिखे जाएंगे?
इसके दो कंपोनेंट आएंगे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। सपोज ये था ए वेक्टर, तो इस लाइन के अलोंग, जिसके अलोंग थीटा होगा, वहां आ जाएगा ए कोस थीटा, और जहां पे एंगल नहीं है वहां पे आएगा ए साइन थीटा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये ऐसा कोई मोशन होगा, तो इस लाइन को बोलेंगे आर, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है। जो इसकी मैक्सिमम हाइट है उसको बोलेंगे एच एम, मैक्सिमम हाइट। तो ऐसे केस में आर जो होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आएगी एच एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट 3 एक्सप्रेशन हुए। तीसरा पॉइंट, जब भी कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर कहें ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लॉ ऑफ मोशन जल्दी ही शुरू होगा, लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू दोस्तों।